नमस्कार मित्रों, मैं आज अपनी दूसरी कहानी प्रेरणा लेकर आपके सामने आया हूँ। इसे ज़रूर देखें, सुनें और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी सुनाते हैं। प्रेरणा। नम्रता की आंखों में विरह वेदना के आंसू थे। उसका पति निरंजन अपने पीएचडी के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अमेरिका जा रहा था। निरंजन भी अनमना सा हो रहा था। इसका कारण पत्नी से बिछड़ना था। 3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। इन 3 महीनों में नम्रता की लावण्यमयी सौंदर्य ने उसे अपना गुलाम बना लिया था। वह सब कुछ भुलाकर सौंदर्य की इस प्रतिमा की आराधना में तल्लीन हो गया था। पता ही न चला कि 3 महीने कैसे बीत गए। इसी बीच प्रोफेसर कुलकर्णी का कॉल उसे मिला। उसकी चेतना उद्बुद्ध हुई। अपनी जिंदगी की पूर्णता को तो उसने वैवाहिक बंधन में बंधकर पूरा कर लिया था, लेकिन जीवन का उद्देश्य अधूरा रह गया। वह उधेड़ बुन में था और कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में कदाचित न था। उसके हृदय संसार में भावनाओं के कोमलतम प्रसून उन्मादों के झंझावत में फंसकर बिखरने सी लगी थी। उसकी मनस्थिति को नम्रता समझ गई और इस घड़ी में उसकी प्रेरिका बनी। नम्रता नारी पुरुष की पूरिका होती है, प्रेरिका होती है, दुर्बलता नहीं। सफलता प्राप्त करने के लिए अपने मन के दुर्बल विचारों पर विजय प्राप्त करो। विरह की वेदना को चुपचाप झेल जाओ और एक ही छलांग में अपने मंजिल की उत्तुंग शिखर पर पहुंच जाओ। नम्रता की प्रेरणा से प्रेरित हो निरंजन अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख हुआ और यह उसी का परिणाम था कि नम्रता के बड़े बड़े कजरारे आंखों में अश्कों की लकीरें स्पष्ट परिलक्षित हो रही थीं। निरंजन का मन मयूर भी असह्य वेदना के स्फुट स्वरों से सराबोर था। वह कभी नम्रता के नर्म काले बालों में फंसे सुगंधित गेसुओं को तो कभी उसके अप्रतिम सौंदर्य की लाली को देख रहा था। उसके अंतर्मन में एक जलन, कसक, टीस और उन्माद था। यूँ तो बिछड़ने का गम उसके समस्त परिजनों को था, लेकिन नम्रता का कुछ अधिक ही था। उसका हृदय व्यथित था, फिर भी होठों पर मुस्कान की रेखा थी। निरंजन भी भाव विह्वल हो सबों से विदाई लिया। अपनी जन्मभूमि को साश्रु नयन निहारा और फिर एक निष्ठुर की भांति हवाई अड्डे के अंदर प्रविष्ट हो गया। देखते ही देखते विमान अपने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और कुछ ही पलों में वह हवा से बातें करते करते दूर, कहीं दूर क्षितिज में विलीन हो गया। और पीछे ठगा सा रह गया निरंजन की जन्मभूमि, उसके परिजन और अश्रुपीड़ित नयनों वाली नम्रता। अपने मर्माहत हृदय को लेकर निरंजन आकाश में विचरण कर रहा था। उसके जेहन में अभी भी नम्रता के आंखों के आंसू स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। भावनाओं के कटघरों में घिरा निरंजन अभी भी विरह वेदना के दावानल में जल रहा था और अपने वर्तमान की परिस्थितियों और भविष्य की योजनाओं के बीच जिंदगी के उलझे तारों को सुलझाने का प्रयत्न कर रहा था। उसके मानस पटल पर कभी प्रोफेसर कुलकर्णी के चित्र उभर आते तो कभी नम्रता के। प्रोफेसर कुलकर्णी उसके पिता के अनन्य मित्रों में से एक थे और बचपन से ही उन्हें अपने पिता के सदृश माना था। जब वह पहली बार अमेरिका अपने पीएचडी के सिलसिले में आया था तो प्रोफेसर कुलकर्णी ने मन ही मन अपनी इकलौती बेटी मंजुला से उसकी शादी करने का मन बना लिया था। लेकिन पश्चिमी सभ्यता के रंगोआब में पली बिना माँ की बेटी भारतीय संस्कृति के उद्घोषणों से घृणा करती थी। उसके विचारों में भारतीय संस्कृति दकियानोशी, ऑर्थोडॉक्स और संकीर्णता से परिपूर्ण था। वह अपने बॉयफ्रेंड जॉनसन के स्वतंत्र विचारों के क्रियान्वयन में खुलकर साथ दिया करती थी। यही खुलापन निरंजन को अच्छा नहीं लगता था। वह भारतीय संस्कृति का उद्घोषक था। कई बार दोनों में इन विचारों को लेकर बहस भी हो चुके थे और परिणामतः दोनों के बीच की दूरियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। दोनों एक ही छत के साए में रहकर भी अपने अपने विचारों के कारण एक दूसरों से कोसों दूर थे। इधर जॉनसन और मृदुला का प्यार दिनानुदिन बढ़ता ही गया और उनके बीच की सारी दीवारें
टूटकर बिखर गए। मंजुला को भीषण अशनि का शिकार होना पड़ा और उसे एक बच्चे को जन्म देना पड़ा। प्रोफेसर कुलकर्णी को उस दिन प्रथम बार दिल का दौरा पड़ा था। निरंजन की मौजूदगी एवं उसकी त्वरित सेवा उनके जीवन का संबल बना। उनकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन दिल का दर्द नहीं गया। मंजुला को उन्होंने माँ बाप दोनों का प्यार दिया था, अपने जान से भी ज़्यादा उसे चाहा था, लेकिन उसी ने उनके कमज़ोर दिल को आघात पहुँचाया। वे टूट गए और लोक लज्जा के भय से आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन निरंजन की सतर्क निगाहें उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। जॉनसन एक अय्यास, मक्कार और मौकापरस्त व्यक्ति था, मतलब की भाषा जानता था। मंजुला को ऐसी विषम स्थिति में ला खड़ा कर कहीं पलायन हो गया। मंजुला को जब अपने अकेलेपन का एहसास हुआ तब उसकी आंखें खुलीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। वह ठोकर खाकर मुंह के बल गिर चुकी थी, उसके चेहरे पर कालिक पुत चुका था। प्रोफेसर कुलकर्णी भी उससे घृणा करने लगे थे। इन्हीं सब कारणों से मंजुला एकांत में रहना अधिक पसंद करने लगी थीं। कोलाहल का अमृत अब उसे जहर लगने लगा था। बच्चे के साथ हमेशा वह अपने कमरे में बंद रहने लगी थी। उसके स्वतंत्र विचार उसे शर्म व हया के पर्दे में छिपने पर मजबूर कर दिया था, और यही एकाकीपन निरंजन को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी संवेदना सहानुभूति के रूप में जन्म लिया और अपने सार्थक प्रयत्नों से मंजुला के अंदर फिर से जीवन का रंग भरा, उसके मरणासन जीने की तमन्ना को जगाया। मंजुला को चेतना आई। इस बार की मंजुला और पहले की मंजुला में आकाश पताल का अंतर था। इस बार वह एक परिपक्व नारी थी, किसी के भुलावे में आने वाली नहीं। जिंदगी के उतार चढ़ाव को उसने भली भांति जाना था, देखा था और झेला था। निरंजन उसके लिए श्रद्धा का पात्र बन गया। वह मन ही मन निरंजन को अपना इष्ट मानने लगी। निरंजन अक्सर उसके बच्चे को झपटकर अपने आगोश में ले लेता और बड़े प्यार से उसके साथ खेलना शुरू कर देता। प्यार के इस निस्वार्थ भाव ने घर में व्याप्त तनाव के वातावरण को दूर कर दिया था। प्रोफेसर कुलकर्णी निरंजन और मंजुला को हमेशा साथ देख अपने मन में संशय की दीवार खड़ा कर लिए। वे मन ही मन सोचा करते, अपना ज़िंदगी बर्बाद कर अब निरंजन की ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती है मंजुला। और फिर निरंजन को भारत जाकर शादी कर लेने का निर्देश दिया प्रोफेसर कुलकर्णी ने। निरंजन विद्रोह करना चाहा, लेकिन प्रोफेसर कुलकर्णी के कमज़ोर दिल और आत्महत्या कर लेने की आशंका उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। उसे भारत आकर नम्रता से शादी करनी पड़ी। प्रारंभ में दोनों आपस में एक दूसरे से के लिए अपरिचित थे, लेकिन बहुत जल्द ही दोनों प्यार के मजबूत डोर में बंध गए। तभी निरंजन की तंद्रा भंग हो गई। विमान झटके खाकर अपने स्थान पर रुक गया था। सभी सहयात्री अपने अपने स्थान छोड़कर दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। निरंजन अपने अंदर व्याप्त सन्नाटाओं के इस शिविर को तोड़ना नहीं चाहता था। वह इन उलझे तादात्म्यों को सुलझाकर एक अफसाना लिखना चाहता था। अन्य मनस्क भाव से उसे विमान से नीचे उतरना पड़ा। प्रोफेसर कुलकर्णी उसका इंतजार कर रहे थे। उनको देखते ही वह अमर बेली की तरह उनसे लिपट गया। उधर निरंजन के भारत लौट जाने के बाद मंजुला अकेली हो गई। उसके अंदर फिर वही विकार उत्पन्न होने लगा जिसे निरंजन ने दूर किया था। वह अपने अतीत को पूर्ण रूपेण भुला देना चाहती थी, लेकिन उसका अतीत सदैव अपनी ओर आकृष्ट करता रहता। वह इससे बचने के लिए विश्व नारी कल्याण संगठन नामक एक स्वैच्छिक संस्था से जुड़ गई। इस संगठन की संचालिका डॉक्टर स्मृति चौधरी थी। डॉक्टर चौधरी भारत में ही जन्मी, पली और बढ़ी थी और यहीं पर पढ़ी थी। पीएचडी उसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया था, जबकि एमए तक की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से। उसकी शादी एक अनिवासी भारतीय से हुआ जो अपने व्यवसाय के क्रम में अमेरिका बस गया था। उसके पति को अहर्निश काम करने की लत थी। वह अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता था। आदमी को पैसा कमाने वाला एक मशीन मात्र समझता था। वह सिर्फ प्रॉफिट लॉस की भाषा जानता था। वह उसके अंदर की समस्त मानवीय संवेदनाएं मर चुकी थीं। निसंतान स्मृति के लिए कोई समय न था उसके पास। वह कभी गमगीन नजर आता तो स्मृति समझ जाती कि व्यवसाय में घाटा हो रहा है। व्यवसाय में जब लाभार्जन होता
तो उसके अंदर मशीनी गति का एहसास होता। अपने पति के रूखे व्यवहार से बचने के लिए ही उसने यह संगठन खोल रखा था। धीरे धीरे स्मृति और मंजुला की अंतरंगता बढ़ती गई। दोनों अक्सर व्यक्तिगत बातें भी करने लगे। बातों के क्रम में मंजुला ने अपने जिंदगी के रहस्यों को स्मृति के सामने खोल दिया। स्मृति अपने स्नेहिल हाथों से उसके जख्मों को सहलाया, सहानुभूति के छींटों से नहलाया। इन रहस्यमय गुत्थियों को सुलझाने के क्रम में निरंजन के हृदय की विशालता का बखान मंजुला को आश्चर्य के सागर में डुबो दिया। स्मृति और निरंजन एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। दोनों कॉलेज के दिनों से परिचित हैं। स्मृति का यह रहस्योद्घाटन मंजुला के मन में जिज्ञासाओं के अनंत प्रश्न खड़ा कर दिए। स्मृति कहती चली गई, हम दोनों ने एक दूसरे को टूट कर चाहा था। भावनात्मक तरंगों के मध्य पला हम दोनों का प्यार एक मिसाल थी, लेकिन जाति बंधन हम दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गई। मेरी शादी एक अजनबी से कर दी गई जिसे मैं जानती तक न थी। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, किसी ने एक न सुनी। उस दिन मुझे ऐसा लगा मानो सारी दुनिया बहरी हो गई हो। मैं विवश थी, बस विवश थी। निरंजन के चेहरे की वो सघनधारी दाढ़ी, आंखों में विद्रोह की लाली और समाज व धर्म के ठेकेदारों से घृणा मेरे अंदर के सोए कमजोर मन को जगा न पाया। मेरे अंदर विद्रोह की आग पैदा कर न सका। आज भी निरंजन के लिए मेरे दिल में वही प्यार है। कहते कहते वह भावुक हो गई। इन बातों को कहते कहते स्मृति के अंदर न जाने क्या हलचल हुआ। वह कुछ परेशान सी हो गई। उसके चेहरे पर एक भाव आते और तत्क्षण समाप्त हो जाते। दरअसल स्मृति का सोया प्यार जाग उठा था। कदाचित वह अपने आप में कहीं खो गई थी। अतीत की यादें, निरंजन, उसका प्यार जिसे वह पा न सकी। ये निष्ठुर दुनिया और इसकी निरंकुश रिवाजें उसके प्रेम तरु पर वज्र बनकर गिर पड़ा। स्मृति के शरीर की समस्त नसें उन्मादित हो चलीं। उसके मानस पटल पर निरंजन के अक्ष बनते और तत्क्षण ही विलीन हो जाते। लाख कोशिश के बावजूद वह यादों के इस गर्त से निकल पाने में असमर्थ रही। उसका तन मन अपने बिछड़े प्रियतम से मिलने को आतुर हो रहा था। मंजुला स्मृति को इस भावशून्य अवस्था में देखकर आश्चर्यचकित थी। स्मृति के रक्तिम अधरों के प्रकंपन से वह समझ गई कि असंतृप्त मन निरंजन से मिलने को व्याकुल है। मन ही मन दोनों को मिलाने का निश्चय कर अपने घर को चल दी। वह दूसरे दिन निरंजन की और स्मृति मंजुला के सहयोग से मिले। दोनों का हृदय स्पंदन अति तीव्र हो गया। निरंजन कवि बन गया। वह भावनाओं के सागर में डूबने उतराने लगा। उसके कवि मन की ये आवाज़, हृदय हृदय के बंधन को, देखो यौवन की मस्ती को, चखो स्वाद जीवन की तुम भी, यह कोई है पाप नहीं, उसके समस्त सद्गुणों पर विजय प्राप्त कर गया। वह भूल गया कि नम्रता उसकी अर्धांगिनी बन चुकी है। प्यार के अफसाने लिखने वाले भूल गए कि दोनों के अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग मंजिलें। निरंजन अपने वर्तमान के सुखद स्वप्नों में उलझ कर रह गया और भविष्य की योजनाओं के प्रति पूर्णतः उदासीन हो गया। कली की मृदु मुस्कान भंवरे के आह्वान के लिए काफ़ी होता है। कली के आसपास भंवरा प्यार के तराने गाते हुए मंडराने लगा। पति की अपने प्रति उदासीनता देख स्मृति उसे तलाक लेने के लिए कटिबद्ध हो गई। यह बात मंजुला को पता लग गया। अपने पति से तलाक लेकर वह निरंजन के साथ घर बसाएगी। निरंजन का घर बसेगा या उजड़ेगा। उसकी पत्नी घुट घुट कर मर जाएगी। इंतजार की आग में तो वह जल ही रही है। मंजुला के मस्तिष्क में हथौड़ों की प्रहार सा पड़ने लगा था। वह एक प्रतियक्ता जो स्वयं अपने उजड़े उपवन की बहार की तलाश न कर नारी सेवा, नारी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध थी, उसी के सामने ऐसा घोर अन्याय होगा। वह ऐसा कदापि न होने देगी। पहले तो वह नारी जाति के सम्मान के लिए स्मृति को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वह सफल न हो पाई। अंत में उसने निरंजन को जिंदगी के आयाम को बड़ी बारीकियों से समझाया। इस तरह सजे समरे दो घर उजड़ जाएंगे निरंजन। मंजुला ने निरंजन को नम्रता की याद दिलाया। नम्रता तुम्हारे इंतजार में एक एक पल किस प्रकार बिता रही होगी, यह तो सोचो। तुम अपने अंतर मन में नारी के अनेक रूपों और गुणों का आकलन करो और देखो कि त्याग की भावना किस में अधिक है, पत्नी में या प्रेमिका में। नम्रता की बातों को याद करो।
नारी पुरुष की पूरिका होती है, प्रेरिका होती है, दुर्बलता नहीं। लेकिन नारी ही तुम्हारे लिए दुर्बलता बन गई है। तुम स्मृति के साथ अपने शेष जीवन अमन चैन से गुजार पाओगे? अपने शांत मन से कभी पूछ कर देखा है? नहीं ना, पूछ कर देखो, तब पता चलेगा और तभी जिंदगी की वास्तविकता नजर आएगी। नम्रता ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, वही पूर्ण विराम है। स्मृति तुम्हारे अतीत की यादों का एक ख्वाब है। वहाँ तुम हर हाल में विश्राम नहीं कर सकते, चैन की सांस नहीं ले सकते। मंजुला के समझाने पर निरंजन को मानो होश आया। सचमुच में नारी के अनेक रूप होते हैं। वही नारी पूजनीय है जिसमें त्याग की भावना हो, जो प्रेरणा स्रोत हो। और अनायास ही वो अपने पीएचडी के कार्य को अधूरा छोड़ भारत लौट जाने का निर्णय ले लिया। निरंजन विमान में बैठा विमान के उड़ने की प्रतीक्षा कर रहा था। मंजुला उसके संग आई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, बिना वेदना के नहीं, सफलता के आंसू थे। निरंजन अपने उद्देश्य में असफल रहा था, लेकिन मंजुला सफल रही थी। उसने निरंजन के मन पर सफलता प्राप्त की थी, उसे गलत रास्ते पर जाने से रोका था और उसका मार्ग प्रशस्त किया था। निरंजन की आंखों में पश्चाताप के भाव थे। विमान में बैठा अपनी आंखें बंद किए वह कुछ सोच रहा था। उसके मानस पटल पर बार बार एक परित्यक्ता नारी के अक्स उभर रहे थे। वह परित्यक्ता जो उसकी प्रेरणा बनी थी। नारी के हृदय की विशालता के बारे में वह सोच रहा था। नारी तेरे रूप अनेक। सचमुच में नारी पुरुष की पूरिका है, प्रेरिका है, दुर्बलता नहीं। धन्यवाद। कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।